गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल हम लोग जो है इस आपका कंडेंसेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन यहाँ तक हम लोग जो है कि पढ़ चुके थे। ठीक है, आज आपको हम कल बोले थे कि क्विक चेक जो है कि आप अपने कॉपी में करके रखिएगा, आज हम करवाएंगे, उससे आप मैच कीजिएगा। ठीक है बुआ, तो क्विक चेक जो है कि आपके लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं 4 क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए ये जो क्विक चेक है आपका आंसर जो है आपको ट्रू फॉल्स में देना है। अगर स्टेटमेंट सही है तो आपको ट्रू आंसर देना है, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट अगर गलत है तो आपको फॉल्स में आंसर देना होगा। ठीक है बुआ, आगे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ गैस चेंज टू अ लिक्विड बाय बॉइलिंग। क्या गैस जो होता है वह लिक्विड में चेंज हो जाता है जब हम उस गैस को बॉयल करते हैं तो क्या? तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा तो नहीं होता है। अगर गैस है तो गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो बॉइलिंग हम थोड़ी करते हैं, हम तो उसको कूलिंग करते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है वाटर वेपर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्या जो आपका वाटर वेपर होता है, क्या हम वाटर वेपर को क्या वाटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं? नहीं कर सकते क्या? ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा थोड़ी है। हम लोग तो पढ़े थे कि जब कभी भी वाटर वेपर को, स्टीम को जब हम क्या करते हैं, कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वह वाटर वेपर आपका वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया कि वाटर वेपर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। हम वाटर वेपर को क्या हम वाटर के अंदर क्या कभी बदल नहीं सकते? ये तो गलत बात है। हम बदल सकते हैं, और कैसे बदलेंगे? तो जब हम वाटर वेपर को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, तो कूल करने के कारण क्या हो जाएगा, वह आपका वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स आंसर, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस व्हेन वी हीट इट। क्या हम अगर वाटर को क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, जब हम वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या गर्म करने पर उस वाटर का जो टेम्परेचर होगा क्या वो डिक्रीज होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, मतलब क्या वो कम होने लगेगा? ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो पढ़े थे कि जब कभी भी हम क्या करें, हीट प्रोवाइड कराएंगे वाटर को, तो उसके पार्टिकल्स क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, और उसके अंदर और ज़्यादा हीट बढ़ते जाएगा जितना हम हीट देंगे, और वह मूवमेंट करने लगता है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट। अगर हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज नहीं होगा, वह क्या होगा, वह आपका इंक्रीज होगा, वह बढ़ेगा टेम्परेचर। ऐसा थोड़ी है कि आप पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए उसको पानी को डाल दिए हुए फ्लेम के ऊपर, और वह धीरे धीरे उसका टेम्परेचर और धीरे जा रहा, मतलब लो हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। The particles in water start moving apart when it changes from ice to water। मान लीजिए कि अगर आइस से वाटर में जो है कि चेंज हो जाता है पार्टिकल, ठीक ना, क्या हुआ, आइस से वाटर में चेंज हो गया पार्टिकल, तो क्या वो जो वाटर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स होगा क्या वह मूवमेंट कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि जब सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं, और क्लोज होने के कारण उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन मतलब फोर्स जो होता है दो पार्टिकल के बीच वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा फोर्स होने के कारण वह क्या नहीं कर पाते थे, मूवमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही वह लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ तो दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वह बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो जब फोर्स एक दूसरे को खींच करके रखा हुआ है वह फोर्स कम हो जाए तब तो वह आसानी से पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक है। तो वही बात क्वेश्चन में है कि क्या अगर कोई चीज आइस से सॉलिड से वाटर में चेंज हो गया तो क्या उसका पार्टिकल मूवमेंट करेगा? ऑफ कोर्स मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वह अब कम हो चुका है, पार्टिकल थोड़ा दूरी पे जा चुका है, इसलिए वह आपका क्या करेगा, आसानी से मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया। ये 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए थे क्विज चेक में, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत हुआ तो आप क्या कर लीजिएगा, उसको इरेज करके फिर से उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आप बुक निकालेंगे आप, और आज हम लोग जो है कि क्विज चेक के जस्ट नीचे जो आपका टॉपिक दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा सीखेंगे सॉल्यूशन के बारे में, हम लोग आज थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है, जानेंगे सॉल्यूशन हम लोग किसको करते हैं, ठीक है बुआ। चलिए बुक निकाल लीजिएगा पहले, और हम पढ़ रहे हैं, आप बुक में उसको देखिएगा, फोन को आप रखिएगा आगे और बुक में जो है कि देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टीर, एक वर्ड आया है STIR, स्टीर का मतलब होता है हिलाना। क्या होता है इसका मतलब? हिलाना। इस हिलाना को मतलब समझते हैं क्या होता है? आप कभी कभी देखे होंगे कि आपकी मम्मी जो है कि आपको कभी ORS या ग्लूकोन डी ये सब तो देती है माँ, ठीक है, मम्मी देती है, तो आप क्या देखते हैं कि गिलास में उसको डाल देती है, पानी रहता है, ग्लास में डाल दिए ग्लूकोन डी को, और क्या करते हैं उसको स्पून से उसको स्टीर करती है, मतलब उसको क्या करती है, हिलाती डुलाती है स्पून से। और ऐसा क्यों? ताकि वो आसानी से डिजॉल्व हो सके, आसानी से वो ग्लूकोन डी जो है वह क्या हो सके, घुल सके उस पानी के अंदर, इसलिए वो क्या करती है, स्पून से उसको स्टीर करती है, हिलाती है। समझ गए स्टीर का मतलब हिलाना? चलिए, what happens when you stir a teaspoon of sugar in a glass of water, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक गिलास में पानी है, उसमें हमने कुछ 1 टीस्पून मतलब 1 चम्मच जो है कि हमने क्या किया, उसमें चीनी डाल दिया, ठीक है। पानी पहले से गिलास में, चीनी उसमें डाल दिया, और चीनी डालने के बाद हम क्या किए, उसको जो है स्टीर करने लगे, उस स्पून से क्या करने लगे, उसको हिलाने डुलाने लगे उस पानी को, उस चीनी को जो अंदर रखा हुआ है गिलास, ठीक है। तो जब उसको स्टीर कर रहे हैं, हिला डुला रहे हैं, तो क्या होगा, द शुगर गेट्स कंप्लीटली डिजॉल्व इन द वाटर, तो वो जो चीनी होगा वह कंप्लीटली का मतलब पूरे तरीके से, कंप्लीटली का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, ठीक है। तो वो जो आपका शुगर होगा, वो आपका जो चीनी होगा, वह कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजॉल्व। अब ये वर्ड एक आया है डिजॉल्व, डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना, ठीक है बुआ। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, घुलना। तो आप चीनी को, नमक को, सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर, ये सब को जो है आप डालते हैं तो क्या होता है, वो तो डिजॉल्व हो जाता है, वो पानी के अंदर दोनों के दोनों घुल जाते हैं। आप तो इस चीज को देखे होंगे, ठीक है। When a substance is completely dissolved in another substance, it forms a solution. मतलब ये है कि अगर कोई एक सब्सटेंस जो है, अगर वह दूसरे सब्सटेंस में जा
करके पूरे तरीके से वह घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो वैसे केस में क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वाटर के अंदर क्या डाले थे? शुगर डाले थे, चीनी डाले थे, तो वह चीनी वाटर में जाकर के क्या हुआ? वो पूरे तरीके से क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, घुल गया, डिसअपियर हो गया, मींस गायब हो गया। चीनी थोड़ी दिखाई देता है, सिर्फ हम टेस्ट से एज्यूम कर सकते हैं, टेस्ट से सिर्फ पता कर सकते हैं, दिखता तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर आपसे सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में लिखेंगे when a substance completely dissolved, when a substance का मतलब पदार्थ, जितने अपने चारों तरफ की चीजें देखते हैं वो सब पदार्थ ही होता है, सब्सटेंस होता है। तो when a substance completely dissolved in another substance, then we call solution। ठीक है, then we call solution। For example, sugar and water। ठीक है बुआ, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आप क्या सीखे? अगर आपके पापा पूछे आपसे कि सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? कि वैसी एक सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में, दूसरे पदार्थ में जब वह पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, पूरे तरीके से वह घुल जाता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? दोनों को जो घुल करके जो आपका नया मटेरियल बना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर आप शुगर डाल दिए, चीनी डाल दिए, या सॉल्ट को डाल दिए, नमक को डाल दिए, और वह पूरे तरीके से जब कंप्लीटली जब वह डिसॉल्व हो जाता है, जब वह घुल जाता है, तो हम क्या कहते हैं? वह चीनी और वाटर से बना हुआ जो नया मटेरियल है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन कह देते हैं, या सिंपल वे में हम उसे सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। समझ गए आप? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कभी भी सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो चीज इन्वॉल्व होता है। अब दो चीज कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो एक वह मटेरियल जो डिसॉल्व होता है, फिर से सुनेंगे, एक कैसा मटेरियल? एक ऐसा मटेरियल जो दूसरे मटेरियल में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो जो घुल जाने वाला मटेरियल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका शुगर हो गया, चीनी हो गया, चीनी पानी में तो डिसॉल्व हो जाता है, पानी में तो वो घुल जाता है, इसलिए जो चीनी होगा, शुगर होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। याद रहेगा, सॉल्यूट किसको कहा जाता है? तो वैसा मटेरियल जो दूसरे मटेरियल में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, वैसे मटेरियल को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और दूसरा मटेरियल आपका क्या हो जाता है? दूसरा चीज क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। सॉल्वेंट हम लोग किसको कहते
करते हैं, तो जिस मटेरियल के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, जिस मटेरियल के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर चीनी जो है आपका या सॉल्ट जो है वह किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो वाटर क्या हो जाएगा? वह आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। जबकि चीनी और आपका सॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वह सॉल्यूट हो जाएगा। समझे इसको? अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूट किसको कहा जाएगा और सॉल्वेंट किसको कहा जाएगा। इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है? The substance that is dissolved, the substance that is dissolved called solute, ठीक है? For example, sugar, salt, ठीक है? तो क्या डेफिनेशन लिखे हैं सॉल्यूट का? The substance that is dissolved called solute, वैसा पदार्थ जो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है? वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट आपका हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ये सारे क्या है? ये सॉल्यूट है, क्योंकि ये आसानी से वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, ये घुल जाते हैं। इसलिए शुगर, सॉल्ट, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे जो है आपके सॉल्यूट मटेरियल, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग सॉल्वेंट के बारे में देखते हैं। The substance in which solute, the substance in which solute dissolved, solute dissolved called solvent, ठीक है? हम लोग सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, एक वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जिसके अंदर कौन सा चीज डिसॉल्व हो जाए? सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, शुगर, सॉल्ट, ये सब जो है डिसॉल्व हो जाए, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो आपका सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल एक सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है हम लोग वाटर को कहते हैं, पानी के अंदर कहते हैं। अगर कोई भी चीज घुलने वाला है तो वह पानी के अंदर जरूर घुल जाता है, ठीक है? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है हम लोग किसको कहते हैं? वाटर को कहते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ सॉल्वेंट के तौर पर क्या हो गया आपका एग्जाम्पल? तो वह आपका वाटर हो गया। वाटर को और क्या कहा जाता है? इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट
यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग किसको कहते हैं? वाटर को कहते हैं। ठीक है, हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहेंगे? वाटर को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। अब आप समझ गए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको कहा जाता है। तो आप अभी क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 4 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये सही है। ठीक है, कि सॉल्यूट उस मटेरियल को कहा जाएगा जो डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट उसको कहा जाएगा जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो आप क्लास 4 में, छोटे क्लास में, तो ये बात आपके लिए ठीक है। लेकिन जब आगे की क्लास में आप जाइएगा, क्लास 9 में जाइएगा, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ आपका चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पर डिसॉल्व की बात ही नहीं आएगी। अगर हम आपको कहें कि एक गिलास वाटर है और एक गिलास वाटर के अंदर हमें 5 kg शुगर को डिसॉल्व करवाना है, तो क्या वो कभी भी डिसॉल्व हो पाएगा? जबकि शुगर तो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, वो तो डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर फिर वह आपका ये सारा बात जो है वहाँ पर चेंज हो जाएगा, फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ सही नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग अमाउंट को देखते हैं कि जो चीज़ का मात्रा जितना ज़्यादा है, शुगर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वह आपका वहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा, और वाटर जो है बहुत कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट कहला जाएगा। ठीक ना, तो अभी आप छोटे क्लास में, इसलिए ये वाला आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि सॉल्यूबल सब्सटेंस किसको कहा जाता है। सॉल्यूबल सब्सटेंस जो है हम लोग किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्सटेंस जो है बेसिकली पदार्थ दो तरीके के होते हैं। ठीक ना, पदार्थ जो है डिसॉल्विंग के मेथड, डिसॉल्विंग के बेस पे, मतलब घुलने के बेस पर दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंस। क्या कहते हैं? एक को कहा जाता है सॉल्यूबल सब्सटेंस और दूसरे को कहा जाता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। सॉल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो डिसॉल्व हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है, मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसको सॉल्यूबल सब्सटेंस कहा जाता है। जबकि whereas insoluble substance are those substance which cannot dissolve in water. For example, sand, soil, chalk. These substance are insoluble substance because they cannot dissolve in water. तो दूसरा आपका क्या हो जाता है? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस हो जाता है। और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस हम लोग किसको कहते हैं? जो सब्सटेंस क्या चीज में ना डिसॉल्व हो, वाटर के अंदर नहीं डिसॉल्व हो, पानी के अंदर न घुले, तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड, बालू। आप कभी देखे हैं कि बालू जो है कि आपको पानी में घुल गया हो? ऐसा तो नहीं होता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, एक गिलास में थोड़ा सा सैंड लीजिएगा, बालू लीजिएगा और पानी डालिएगा और फिर वेट कीजिए उसको, स्टील भी करके देख लीजिए, वो तो डिसॉल्व होगा ही नहीं। तो वो कैसा मटेरियल है? इनसॉल्यूबल मटेरियल है। तो डिसॉल्विंग के मेथड पे, डिसॉल्व होने के बेसिस पे हम मटेरियल को कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी क्या होगा? सॉल्यूबल, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल किसको कहा जाएगा? वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूबल कहलाएंगे। जबकि इनसॉल्यूबल किसको कहा जाता है? जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसको इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। तो बस आज हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों का डेफिनेशन केवल लिख लेते हैं। सॉल्यूबल सब्सटेंस किसे कहते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही हम लोग रहने देंगे। तो पहले आप सॉल्यूबल सब्सटेंस को लिखिए, क्या होगा। soluble substance. Substance
is a substance that can easily dissolve in water, called soluble substance. Called soluble substance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा सब्सटेंस आपका सॉल्युबल सब्सटेंस हो सकता है? तो शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, ये सब आपके जो होते हैं वह सॉल्युबल सब्सटेंस। अब जस्ट इसका कॉन्ट्रास्ट अगर कर दे, ऑपोजिट इसका कर दे तो क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसको कहा जाएगा? सब्सटेंस that cannot या can't dissolve, cannot dissolve in water, dissolve in water, called insoluble substance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा सब्सटेंस आपका इनसॉल्युबल हो सकता है? आप कह सकते हैं सैंड, स्वाइल, चॉक। अच्छा हुआ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो चॉक होता है ना, चॉक भी इनसॉल्युबल ही होता है। इसको पानी में चॉक समझते हैं ना, पहले आप लोग स्लेट वगैरह पे लिखते थे या ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक कलर का आपका होता था उसको चॉक से लिखते थे, पेंसिल वगैरह से, ठीक है। तो ये जो चॉक होता है ना, ये चॉक भी आपके क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, पानी के अंदर नहीं घुलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो आप समझे होंगे अच्छे से कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसको कहा जाता है? वैसा सब्सटेंस जो क्या ना हो, वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो, पानी के अंदर न घुले, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सैंड हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, चॉक हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आप समझे होंगे अच्छे से। तो इस चीज को आप अच्छे से अपने कॉपी के अंदर में नोट डाउन करेंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। और आपके लिए एक और काम है, शुगर सॉल्ट के अलावा आप कोई और 2 सॉल्युबल सब्सटेंस को ढूंढने आपको जो है लिखना, और साथ ही साथ इनसॉल्युबल सब्सटेंस में अपार्ट फ्रॉम दिस 3 एग्जाम्पल यू आल्सो राइट 2 अदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इतना आप करके लाइएगा, कल अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।